हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में सुरक्षित अपने घरों में उपस्थित होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बीच संस्कृत व्याकरण का 8वां लेक्चर। और 8वें लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बाह्य प्रयत्न। क्या पढ़ाएंगे? हम आपको अभियांतर प्रयत्न पढ़ा चुके हैं और आज इस वीडियो में बाह्य प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बाह्य प्रयत्न। क्या स्टार्ट करेंगे? बाह्य प्रयत्न ये जानने कि ये कितने प्रकार का होता है और ये बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो आप इसको जानिए कि ये कितने प्रकार का होता है। 11 प्रकार का होता है बाह्य प्रयत्न। तो देखिए बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो जब हम अपने मुख से कोई वर्ण निकालते हैं तो उस समय जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, पहला है विवार। क्या है? पहला है विवार, संवार, श्वास। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये हमारे 11 प्रकार के क्या हैं? बाह्य प्रयत्न हैं। बाह्य प्रयत्न मतलब जो हम अपने क्या है मुख के अंदर कुछ जो चेष्टा करते हैं उसको बाहर निकालते हैं। जब हम बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं तो वही क्या होता है? हमारा बाह्य प्रयत्न होता है। और बाह्य प्रयत्न अभी आपको बताएं कि कितने प्रकार का होता है। यह 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। सही नहीं? तो अब देखिए इसका क्या है। पहला हम पढ़ेंगे। देखिए एक सूत्र के माध्यम से क्या है। खरो विवारा श्वास अघोषचा। क्या है? खरो विवारा श्वास अघोषचा। ये क्या सूत्र के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको क्या है बारी बारी से पढ़ेंगे। एक बार क्या पढ़ेंगे? विवार, श्वास, अघोष। पहली बार में क्या पढ़ेंगे हम? देखिए पहली बार में हम पढ़ लें। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विवार, श्वास, अघोष। क्या होता है? जो हमारा विवार है, श्वास, अघोष है, यह किसके अंतर्गत रखा जाता है? चलिए तो पढ़ा जाए। विवार, श्वास, अघोष। तो देखिए विवार, श्वास, अघोष जो है हमारा क्या, आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताया गया होगा। तो देखिए ये प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? खर प्रत्याहार। क्या है? ये आता है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो देखिए खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? हमारा क्या है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स। ये इतने आते हैं। है ना? अब देखिए जो इसके पहले जो हमारा महेश्वर सूत्र सा उसी में से क्या है ये बनता है प्रत्याहार। उसी से क्या है बनाया जाता है प्रत्याहार। और अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी हम क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको भी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। जब तक क्या है महेश्वर सूत्र आपको याद नहीं होगा तब तक क्या है आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। जब प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे तो आगे की चीज़ों को आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या सबसे पहले महेश्वर सूत्र के बारे में जो बताया गया आपको उसको जान लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको अभी बताए हैं कि कौन सा आएगा। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ये आएगा। है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं?
जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं उसे उन आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? बाह्य प्रयत्न विवार, संवार, विवार, श्वास और अघोष होगा। अगर कोई पूछ रहा है कि विवार, श्वास, अघोष कब होगा, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे उसे क्या कहा जाएगा? विवार, श्वास, अघोष कहा जाएगा। अगर कोई पूछ ले रहा है कि इसका क्या होगा, चा का क्या होगा, तो आप बताएंगे विवार, श्वास, अघोष। तो चलिए अब दूसरा देखा जाए। देखिए हमारा दूसरा है संवार, नाद, घोष। क्या है? संवार, नाद, घोष। दूसरा क्या है? संवार, नाद, घोष है। तो देखिए ये जो है किसके अंतर्गत आता है? हस प्रत्याहार। किसके आता है? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा वर्ण है? ह, य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, भ, ग, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द। ये इतने जो वर्ण हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? मतलब संवार, नाद, घोष ये किसके अंतर्गत आते हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को क्या है, मतलब ये इस हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का क्या होता है? बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होगा। तो अब देख लें इसके बाद हमारा क्या आएगा दूसरा है अल्पप्राण। क्या है? अब देख लें अल्पप्राण के बाद आप अब क्या पढ़ेंगे? अल्पप्राण। देखिए अल्पप्राण में क्या दो शब्द कौन कौन सा? एक अल्प है और दूसरा क्या है? प्राण है। तो आप जानते हैं कि अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा होता है। और प्राण मीन्स क्या होता है? वायु होता है। देखिए वो प्राण वाला मत समझ लीजिएगा कि ये क्या है, उनके प्राण हरण हो गए, ये वाला प्राण नहीं। ये कौन सा है? वायु वाला प्राण है। तो देखिए इनको हम कैसे याद करते हैं? कैसे अल्प प्राण को याद करते हैं? वर्गों का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण क्या होता है, और उसके साथ क्या जोड़ा जाता है? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने का हमेशा चांस रहता है, तो आप लोग इसको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के चलिए। क्या इसको लिख लीजिए, क्या है? अल्प प्राण को इम्पॉर्टेंट क्या मानेंगे? इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि इसमें से क्या है क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है, पूछ लेगा कि अल्प प्राण इसमें से कौन है, तो आप जो रहेगा उसको बताएंगे। आप केवल इतना याद कर लें 135 यण। क्या है? आप अगर इतना याद कर लें 135 एंड यण, अगर आपको याद है तो आप यण माने जानते हैं कौन कौन सा होता है? य, व, र, ला होता है। और 135 मतलब वर्ग, जो हमारा वर्ग है उसमें पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। तो देख लें कि अल्प प्राण में कितने वर्ण। एक भी और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्प प्राण कितने वर्ण हैं, तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कितना? 19 है। कितने वर्ण हैं? 19 हैं। तो देख लें जो हमारा अल्प प्राण है वह का वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, और चा वर्ग में क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, और टा वर्ग में भी पहला और तीसरा, पांचवा। ये सब जो हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे अल्प प्राण। और ये भी सभी क्या? अल्प प्राण कहलाएगा। ये भी सभी क्या? अल्प प्राण कहलाएगा। और जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वे भी हमारे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 19 है। आप इसको क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट में करके याद करिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा देखा जाए। देखिए दूसरा है महाप्राण। देखिए ये क्या? महाप्राण क्या है? ये महाप्राण है। महा मीन्स क्या होता है? महा मतलब अधिक, महा मतलब अधिक, और प्राण मीन्स अभी बताएं कि आप वो वाला प्राण मत समझिएगा कि किसी का प्राण हरण हो गया है। प्राण का अर्थ क्या है? वायु है। अब देखिए इस महाप्राण को हम कैसे याद करते हैं? वर्गों का क्या? वर्गों का प्रथम और फोर्थ एंड सल्प प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे कि 24 और सल
24 और सल के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो आप अब जान लीजिए कि महाप्राणों की संख्या कितनी है और महाप्राण में कौन कौन सा आता है। तो आप यहीं पे पहले सल के जान लीजिए, सल में सा 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 हा ये आते हैं, यही हो जाएगा आपका क्या, महाप्राण के अंतर्गत ये आने वाले वर्ण हैं। और हम देख लें 2 4, तो 2 4 हमारा क्या है, 2 4 भैया क्या है, 2 4 है वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण। तो देखिए महाप्राण के वर्ण है कौन कौन से, ये हमारी पहली दूसरी लाइन है और ये क्या है, चौथी लाइन है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और क्या है, पा वर्ग। ये हमारे जितने वर्ग हैं इनमें से क्या है, दूसरी और चौथा हमारा क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। जैसे देखिए हम बोलते हैं का, जब हम का को बोलते हैं, जब हम का को बोलते हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं, मतलब का, और फिर क्या बोलते हैं, खा, का के बाद खा। तो जब हम का के बाद खा बोलते हैं तो खा में थोड़ा सा हमें मतलब वायु का प्रयोग होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, खा को बोलते हैं तो थोड़ा सा खींच के बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको बोलने में अधिक समय लगता है और इसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। तो देखिए जब आप पढ़ेंगे ध्यान से का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि अल्प प्राण कौन है और कौन महाप्राण है। तो आप जान लीजिए कि इसमें अल्प प्राण को याद करने के लिए आपको 135 बताए हैं और महाप्राण को याद करने के लिए क्या बताए हैं, 24। आप इतना याद कर लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिए एक नज़र से कौन कौन सा है। तो हमारा खा है और घा है और छा, झा, ठ, ढ और था, धा, फा, भा और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, सा, 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 हा है। और सभी को मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि महाप्राणों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 14 होती है। अब देख लें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के, मतलब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, उद्दात है। क्या है, उद्दात है। कौन सा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है उद्दात। देखिए उद्दात क्या है, मुख के भीतर, क्या है, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग, क्या है, ऊपर का भाग, मतलब से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब अच स्वर की उद्दात संज्ञा होती है। अगर आपसे कोई सीधा सीधा पूछे कि उद्दात किसका होता है तो आप बताएंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण, ये जितने स्थान हैं उसमें जो ऊर्ध्वा भाग से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, उद्दात कहलाते हैं। और उद्दात में कौन कौन सा आता है, हमारा जो स्वर है, स्वर जितने हैं वे सब क्या किस में आ जाएंगे, उद्दात में आएंगे। स्वर किस में आएंगे, हमारे उद्दात में आएंगे। तो देखिए उद्दात में कौन कौन सा आएगा, तो आप सीधा सीधा बताएंगे जितने भी स्वर हैं वे सभी क्या होंगे, उनकी संज्ञा क्या होगी, उनकी संज्ञा होगी, मतलब अच स्वर की संज्ञा उद्दात होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा है अनुद्दात। क्या है, दूसरा है अनुद्दात। उद्दात के बाद हम पढ़ रहे हैं अनुद्दात। देखिए वही हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि जो उच्चारण स्थानों के निम्न भाग, जो हमारा नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, उच्चरित होता है, उसे अच स्वर की अनुद्दात संज्ञा होती है। मतलब जो स्वर है उसमें जो ऊर्ध्वा भाग से बोला जाता है वह हमारा उद्दात कहलाता है, और जो नीचे के भाग से बोला जाता है वो क्या कहलाता है, अनुद्दात कहलाता है। अब हम पढ़ लें स्वरित। क्या पढ़ लें, स्वरित। देखिए ये स्वरित है, इसमें क्या है, देखिए जहाँ उद्दात और अनुद्दात दोनों का समाहार होता है उसे या उस अच स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। तो आप इसको केवल इतना याद कर लीजिए कि कहाँ स्वरित होगा, स्वरित कहाँ होगा, तो आप बताएंगे जहाँ क्या हो, उद्दात हो और उसी के साथ क्या लगा, अनुद्दात, दोनों का समाहार होता है, उस अच स्वर की क्या होगी, स्वरित संज्ञा होगी।
तो हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे जो है अन्य मित्रों का लाभ हो सके। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, अगली वीडियो लेकर आएंगे पुनः।